हेलो एवरीवन, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो देख ले। वीडियो सीरीज में आ रही है। लेट्स स्टार्ट द BHDC 101 क्लास 03। आदिकाल सबसे पहले 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के कालखंड को ले, जिसमें हिंदी का प्रारंभिक साहित्य लिखा गया। विभिन्न विद्वानों ने इसका नामकरण इस प्रकार किया है। इतिहासकार नामकरण 1 ग्रियसन, चारण काल 2 मिश्रबंधु, प्रारंभिक काल 3 रामचंद्र शुक्ल, वीरगाथा काल 4 राहुल सांकृत्यायन, सिद्ध सामंत युग 5 महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीजवपन काल 6 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वीरकाल 7 हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल 8 रामकुमार वर्मा, संधिकाल एवं चारण काल। हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण करने का प्रथम श्रेय ग्रियसन को जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल का चारण काल के रूप में नामकरण किया, पर इस नाम के पक्ष में वे कोई ठोस तर्क नहीं उपस्थित कर पाए। वे हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत 643 ई से करते हैं, पर उस समय किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति का उल्लेख वे नहीं कर सके हैं। वस्तुतः इस प्रकार की रचनाएं 1000 ई तक मिलती ही नहीं हैं। अतः ग्रियसन द्वारा किया गया नामकरण अनुपयुक्त प्रतीत होता है। ग्रियसन के बाद मिश्रबंधुओं ने 643 ई से 1387 ई तक के काल को आरंभिक काल कहा। यह एक सामान्य संज्ञा है और इसमें किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया है। मिश्रबंधुओं के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के इस कालखंड का नाम वीरगाथा काल रखा। वीरगाथा काल नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का विवेचन तथा नामकरण किया, वे इस प्रकार है। 1 विजयपाल रासो, 2 हम्मीर रासो, 3 कीर्तिलता, 4 कीर्तिपताका, 5 खुमान रासो, 6 बीसलदेव रासो, 7 पृथ्वीराज रासो, 8 जय चंद्र प्रकाश, 9 जयमंत जसचंद्रिका, 10 परमाल रासो, 11 खुसरो की पहेलियां और 12 विद्यापति पदावली। वे लिखते हैं कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों के आधार पर इस काल की प्रवृत्तियों का विवेचन और नामकरण किया है, उनमें कई बाद की रचनाएं हैं और कई नोटिस मात्र हैं। और कई पुस्तकों के बारे में ये कहना मुश्किल है कि उनका मूल रूप क्या था। मसलन नए शोधों के आधार पर खुमान रासो और बीसलदेव रासो को 16वीं शताब्दी में रचित माना गया है। हम्मीर रासो को नोटिस मात्र समझा जा सकता है, अर्थात ये ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ, इसकी सूचना दूसरे ग्रंथों में मिलती है। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक रचना मान लिया गया है। अतः केवल इन पुस्तकों के आधार पर वीरगाथा काल नाम दे देना उचित प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस काल में वीरकाव्य ही नहीं लिखे गए, बल्कि धार्मिक, श्रृंगारिक और फुटकर लौकिक साहित्य की रचना भी हुई। वीरगाथा काल नामकरण के कारण इन प्रवृत्तियों की उपेक्षा हो जाती है। राहुल सांकृत्यायन ने विवेच्य काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। ये नाम केवल 2 वर्गों की ओर संकेत करता है, सिद्ध और सामंत। सिद्ध जहां रचनाकार थे, वहीं सामंत रचना प्रेरक राहुल जी ने जो ये संयोग बनाया है, वह भी तर्कसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त ये कई प्रवृत्तियों को नजरअंदाज कर देता है। नाथपंथी और हठयोगी कवियों तथा खुसरी आदि की काव्य प्रवृत्तियों का इस नाम में समावेश नहीं होता, इसलिए ये नाम भी मान्य नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया नाम वीरकाल शुक्ल जी के नामकरण का रूपांतर है। इसमें कोई मौलिकता नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड को आदिकाल कहना पसंद करते हैं। उन्होंने आदिकाल के अंतर्गत धार्मिक रचनाओं का भी समावेश किया है। उनका तर्क है कि यदि इस काल की धार्मिक रचनाओं को साहित्य का अंग न माना गया, तो भक्तिकाल की संपूर्ण संपदा से हमें हाथ धोना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस समय और भी कई प्रवृत्तियों का जन्म और विकास हो रहा था, जैसे श्रृंगार काव्य, लौकिक काव्य आदि। वीरगाथात्मक काव्य से अलग काव्य प्रवृत्तियां भी जनता की चित्तवृत्ति का ही प्रतीक हैं। अतः आदिकाल का नामकरण करते समय उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो खंडों में विभाजित कर दिया है, संधिकाल और चारणकाल। संधिकाल भाषा की ओर संकेत करता है और चारणकाल से एक वर्ग विशेष का बोध होता है। इस नामकरण की कमजोरी यह है कि इसमें किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया है, अतः ये नामकरण भी विद्वानों के बीच मान्य नहीं है। वस्तुतः आदिकाल ही ऐसा नाम है जिस पर इतिहासकार किसी न किसी रूप में सहमत हैं। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे आने वाले साहित्य का विशाल स्वरूप आधारित है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल में हिंदी के आदिरूप की झलक पाते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज की खोज इस काल में की जा सकती है। परवर्ती साहित्य की विभिन्न शैलियों और काव्य रूपों का आदि रूप भी इस काल के साहित्य में प्राप्त हो जाता है। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता आदि प्रवृत्तियों का विकास परवर्ती साहित्य में हुआ, अतः आदिकाल सर्वाधिक उपयुक्त और व्यापक नाम है। Thank you everyone. Subscribe the channel and press the bell icon bell. My Telegram channel link on the comment section, you can join.